अगर देखा जाए तो आपको जो पढ़ना है बेसिकली, क्योंकि हिस्ट्री का सेक्शन कितना है, कितने नंबर का जीएस है पूरा आप लोगों में? 15 नंबर। 15 और 6 दोनों प्रकार के लोग हैं, ठीक है ना? हैं? अच्छा, मतलब वर्ग किस में हैं आप, वर्ग 2 या 3? 2 में, उसमें ज्यादा है वेटेज। अच्छा, कितने नंबर का है पूरा जीएस? 50-50। अच्छा, हाँ तो चलिए मैं दोनों ही चीजों को लेकर के चलूंगा, ठीक है। यानी जो डिटेल्स होगा मैक्सिमम उसी को टारगेट करूंगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आपका वेटेज ज्यादा है तो मैं आपके सिलेबस को ही ध्यान में रख के चलूंगा, ठीक है ना। तो उससे सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। जो सिलेबस आपका दिया हुआ है, मैंने जो देखा है, भारत का इतिहास, ठीक है। इसमें जो है इतिहास के स्रोत से लेकर के बेसिकली जो प्राचीन भारत का इतिहास है, ठीक है ना। प्राचीन भारत के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो हमको विशेष करके प्रागैतिहासिक काल का इतिहास, ठीक है ना, जिसमें पाषाण काल तक आता है, ठीक है ना, ऐतिहासिक स्रोत से लेकर पाषाण काल तक। उसके बाद से सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ठीक है ना, मौर्य काल, ठीक है ना, यानी महाजनपद काल, मौर्य काल और गुप्त काल, हर्षवर्धन तक आपको प्राचीन भारत में पढ़ना है अच्छे से। सिलेबस में हर्षवर्धन तक मेंशन है, यानी गुप्त तक मेंशन है, लेकिन गुप्त जब तक हर्षवर्धन पढ़ेंगे नहीं तब तक गुप्त कंप्लीट नहीं होता है। क्लियर हो रहा है? क्योंकि जब हर्षवर्धन का शासन था तो मालवा में गुप्त वंश का ही शासक देवगुप्त का शासन चल रहा था, तो देवगुप्त और हर्षवर्धन से भी लड़ाइयां होती। तो भले ही सिलेबस में दिया हुआ है गुप्त साम्राज्य तक, ठीक है ना, लेकिन आपको हर्षवर्धन के काल तक जाना होगा। क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन वहां से उठा देगा तो आप ये क्लेम नहीं कर पाएंगे कि सिलेबस गुप्त काल तक दिया है, हर्षवर्धन से क्यों क्वेश्चन आया है। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर आप देखेंगे तो पाषाण से लेकर के हमको वर्धन वंश या हर्षवर्धन काल तक पढ़ना है। क्लियर हो रहा है? ये सिलेबस पूरा दिया हो। मध्यकालीन अगर हम जाते हैं तो कुछ बच्चों का जो सिलेबस है उसमें सिर्फ सूफी भक्ति दे दिया है, बाकी कुछ में मुगल भी दिया है, मुगल सल्तनत भी दिया है, ठीक है। तो इसमें जो है मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो देखिए ये भी अभी जो नया पैटर्न आया है वो ये है कि केंद्र सरकार भी और बहुत सारे राज्यों में परिवर्तन हो रहा है मिडिवल हिस्ट्री में विशेष करके, ठीक है ना। और मिडिवल हिस्ट्री में विशेष करके बीजेपी का जो है कि शुरू से ही एक मैनिफेस्टो रहा है कि इतिहास के साथ भेदभाव हुआ है, ये वो, तो इतिहास में जगह जगह संशोधन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो विशेष करके आप देखिए हरियाणा में स्टेट जो हरियाणा का जो सिलेबस है वहां पर जो स्कूलिंग एजुकेशन है जो स्टेट का, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ बोर्ड है वहाँ हरियाणा बोर्ड है, तो वहाँ हरियाणा बोर्ड की जो स्कूल की इतिहास की किताब है वो बदल दिया गया। उसमें मुगल और सल्तनत एकदम लगभग नाम मात्र का है, विजयनगर साम्राज्य का विस्तार ज्यादा किया गया है, सूफी भक्ति का विस्तार ज्यादा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी चेंज की प्रोसेस चल ही रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके आप देखेंगे कि बार बार बहुत सारे इतिहासकार भी जो है आरोप लगाते हैं कि नहीं विजयनगर साम्राज्य सूफी भक्ति को कम किया गया है, मुगल सल्तनत को बढ़ाया गया है। और ऐसे देखा भी जाए तो सल्तनत काल का इतिहास कब से कब तक रहता है, 1206 से लेकर 1526 तक रहता है। तो 1206 से 1526 तक कितना होता है, 320 साल, ठीक है। सल्तनत काल कब से रहता है, ठीक है ना, 1526 से लेकर 1707 तक मुगल काल रहता है। तो सल्तनत काल लगभग 300 साल का है और मुगल काल जो है कि 1700 यानी 200 साल का है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि मुगल काल 1526 से चालू होता है, 1707 तक चलता है, ठीक है। तो लगभग 200 साल आ रहे हैं और उधर 300 साल। और विजयनगर साम्राज्य का पीरियड 400 साल का है।
तो कई सारे इतिहासकारों का यह आरोप था कि विजयनगर साम्राज्य जो 400 सालों तक शासन किया था दक्षिण में, बड़े पैमाने पर उसका प्रभाव था, उसको 4 पन्ने में इतिहास में समेट दिया गया, और मुगल और सल्तनत का इतिहास 400 पन्ने में दिया गया। तो ये आरोप प्रत्यारोप शुरू से होते रहे और उसी पर जो है कि सरकार सर्वेक्षण कर रही है। तो यही कारण है कि ट्रांजेक्शन दौर, ट्रांजेक्शन फेज चल रहा है मिडवल हिस्ट्री को लेकर के। और आप देखें कि अभी जितने भी लगभग पेपर हो रहे हैं उसमें मिडवल से कम क्वेश्चन बन रहा है। जो बन भी रहा है वो कहाँ से बन रहा है, तो साहित्य से बन रहा है, स्थापत्य से बन रहा है, ठीक है ना, सूफी भक्ति से बन रहा है, विजयनगर से बन रहा है। क्लियर हो रहा है, इनसे बन रहा है। तो हम लोग भी जो है जो चल रहा है ट्रेंड उसी के अनुसार इस पर ज्यादा गहराई से फोकस करेंगे और शेष चीजों को एक सरसरी तौर पे सब चीज पढ़ लेंगे। ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, ताकि लिंकअप बनी रहे। तो जो मिडवल हिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे इसमें विशेष करके हमारा जो फोकस वाला एरिया होगा वो ये होगा सूफी भक्ति आंदोलन, ठीक है ना। इसके बाद से इसमें स्थापत्य जितना भी है, स्थापत्य कला और चित्रकला, क्योंकि आप देखेंगे कि विशेषकर स्थापत्य कला तो सल्तनत काल से चालू हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि अलाउद्दीन के समय से जो है कि अटाला मस्जिद वगैरह बनाए जाने शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे हम मुगल काल में जाएंगे तो जहांगीर, शाहजहां, अकबर ये सब चित्रकार, चित्रकला के भी प्रेमी थे, तो वहाँ चित्रकला भी विकसित होता है। ठीक है ना, तो स्थापत्य मूर्तिकला तो इस समय विकसित होता नहीं है, मूर्तिकला को तो हतोत्साहित किया जाता है। इसके बाद से साहित्य देखेंगे, ठीक है ना। इन सब चीजों को देखने के बाद जो जो मुगल एम्पायर हैं उनको या सल्तनत एम्पायर जितने हैं उनको एक सरसरी तौर पर देख लेंगे, लेकिन फोकस के विषय ये रहे। क्लियर हो रहा है, जहां से क्वेश्चन अभी वर्तमान ट्रेंड में कहीं भी कोई भी एग्जाम उठा करके देख लीजिए तो मिडवल से इन्हीं सेक्शनों से ज्यादा क्वेश्चन उठा रहा है। समझ में आएगी बातें। सिलेबस को पहले समझ लो। देखो, कोई भी आप परीक्षा की तैयारी करिए, जरूरी नहीं कि आप टीचर के साथ साथ और भी परीक्षा तो दे ही रहे होंगे, ठीक है ना, लेकिन हमारा फोकस का विषय टीचर है। तो कोई भी आप परीक्षा उठा करके देख लीजिए, तो अभी जो मिडवल से ट्रेंड है ना वो बिल्कुल चेंज है, और मिडवल से इन्हीं सारे सेक्शनों पर फोकस कर रहा है। तो अगर हम फोकस करके पढ़ लेंगे तो ये मान के चलिए कि 99% मिडवल के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो बनाने की संभावना है। अगर 5 क्वेश्चन पूछ रहा है तो 4 क्वेश्चन तो यहाँ इतना बस पढ़ लोगे तो बन ही जाएगा। एक क्वेश्चन हो सकता है बाय रिस्क हम छोड़ देते हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैक्सिमम कवर कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद से जो मुगल शासक और जो प्रशासन की इनकी थोड़ी पद्धतियां रही हैं उसको हम लोग देख लें। क्लियर हो रहा है, यहाँ पर भी हम लोग शासक प्रशासन, यहाँ तो सारा डिटेल्स में हम चलेंगे, यहाँ तो कोई हमको सेलेक्टिव होने के अवसर ही नहीं। ठीक है, उसके बाद से आप देखेंगे जो मॉडर्न हिस्ट्री दिया हुआ है सिलेबस में आपके, आधुनिक भारत का इतिहास जो दिया हुआ है, इस आधुनिक भारत के इतिहास में भी पूरा इतिहास नहीं दिया हुआ है, कुछ में दिया हुआ है सेलेक्टेड, जैसे वर्ग वर्ग 2 में डिटेल्स दिया हुआ है। तो उसमें जो है आप देखेंगे वर्ग 2 या 3, चलो हम वर्ग 2 3 को हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग, आप दोनों सिलेबस को आप देखोगे तो 1857 के बाद का पूरा इतिहास देखना। क्लियर हो रहा है, और इधर का जो है कि जो सिलेबस में दिया हुआ है ब्रिटिशर्स कैसे आए, उनकी आर्थिक नीतियां कैसी थी, उन सब चीजों पर प्रकाश डालना। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के आप ये ध्यान में रखिएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से चाहे परीक्षा कोई भी हो, ज्यादातर क्वेश्चन 1857 के बाद ही बनते। क्लियर हो रहा है, उसके पहले के जो सेगमेंट हैं जैसे यूरोपियों का आगमन है, ठीक है ना, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां क्या क्या थी भारत में, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ठीक है ना, ये सब व्यवस्थाएं कैसी थी, किस प्रकार से प्रभावित हो रही, वो सब चीजें तो हम लोग देखें ही देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे अंग्रेजों का आगमन, उनकी ब्रिटिश नीतियां या यूरोपियों का आगमन,
आर्थिक नीतियां इनकी क्या थी, ठीक है ना। और उसके बाद से 1857 की क्रांति के बाद का इतिहास, इसको पूरा डिटेल्स देख लें आजादी तक, समझ में आएगी बात। तो अगर आप देखा जाए तो मोटा मोटी आपको इतिहास में इतने ही सारी चीजों को लेकर के चलना है जो आपके शिक्षक का सिलेबस, समझ में आ रही बात। और अगर इतनी सारी चीजें आप कवर कर लेते हैं तो आपको वहां से कोई परेशानी नहीं, ठीक। तो हम हमारा जो रोड मैप होगा इसी रोड मैप पे हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गए, सब लोग नोट कर लिए, इसको नोट कर लो सब, ठीक। हो गया सबका नोट, चलिए। चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है ना। हो गया ना सबका, हो गया, लिख लो। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग को समझना है इतिहास है क्या, ठीक है ना। देखिए इतिहास क्या है, अगर हम इस शब्द के हिसाब से चलें, शाब्दिक दृष्टिकोण से चलें, तो इसका अर्थ बहुत समझना सरल है, आसान, ठीक है। अगर हम इतिहास की बात करते हैं तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, इति धन हास, ठीक है ना। इति का मतलब होता है प्राचीन या प्रारंभ, ठीक है ना, या आज से पहले का जो है वो प्राचीन है या पहले का है, ठीक है ना। हास का मतलब होता है कहानी या घटना, ठीक है ना। तो वास्तविक घटनाओं पर जो आधारित, यानी मानवीय जीवन में या मानवीय गतिविधियों में या मानव इतिहास में जो वास्तविक घटनाओं पर आधारित सारी घटनाएं हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। क्लियर हो रहा है। तो अगर हम शब्द के दृष्टिकोण से भी चलते हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि इतिहास जो है कि आज से पहले का मानवीय जो घटनाएं हैं उन्हीं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। मानव जीवन में जो घटनाएं घटित होती हैं, मानव जीवन में घटने वाली घटनाएं क्या है, युद्ध है, लड़ाइयां हैं, साम्राज्यों का विकास है, ठीक है ना, साम्राज्यों का पतन है, सामाजिक व्यवस्था कैसे चलती थी, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, यही मानव से जुड़ी हुई सारी घटनाएं होती हैं। तो इनका क्रमबद्ध अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, ठीक है ना। तो इति का मतलब होता है प्राचीन और हास का मतलब होता है घटना, ठीक है ना। इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो मानव इतिहास में जो मानवीय घटनाएं घटित हुई हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है, ठीक है ना। तो मानवीय, प्राचीन मानवीय घटनाओं का या पूर्व के मानवीय घटनाओं का, पूर्व के मानवीय घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। क्लियर हो रहा है। पूर्व के मानवीय घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। समझ में आ रही बात। अब एक बड़ा प्रश्न ये है कि पूर्व के मानवीय घटनाओं का, तो अगर हम आज से पूर्व की बात करते हैं इसका मतलब मानव के उदय से लेकर के, क्योंकि मानव का जब से विकास हुआ, उद्विकास हुआ, तब से कोई ना कोई घटनाएं तो उसके साथ घटित हो ही रही, ठीक है। तो वहां से लेकर के अभी तक की जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। तो एक बड़ा प्रश्न यहाँ ये उठता है कि पूर्व की घटनाओं को जाने कैसे, पूर्व की घटनाओं को जाने कैसे, क्योंकि पूर्व की घटनाएं इतनी पूर्व की हैं जो मानव उद्भव से चलता है। इसीलिए आप देखेंगे कि इतिहास में पाषाण काल से हम पढ़ना चालू करते हैं तो उस समय न तो लिपि का विकास था, न कोई ऐसी सभ्यता थी, बल्कि मनुष्य और पशु में कोई विशेष अंतर नहीं था। समझ में आ रही बात।
प्रारंभ में जब मानव का विकास हुआ तो मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं था। पशु भी भोजन के लिए दिन भर भटकता रहता है, मनुष्य भी भोजन के लिए भटकता था। इसलिए उस समय के मानव को खाना बदोश मानव कहा गया। खाना बदोश का उद्देश्य ये होता है कि जो खाने के लिए जीवित रहता है उसको खाना बदोश कहते हैं। तो पशु खाने के लिए जीवित रहता है, उसको थोड़ी चिंता है कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा टीचर बनेगा। चिंता किसको है? मानव को। तो प्रारंभिक मानव का कोई उद्देश्य नहीं था। जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, बौद्धिक स्तर पर एक सभ्यता का विकास हुआ, फिर वो बौद्धिक स्तर की जो सोच थी वो फिजिकल स्तर पर आई, फिर धीरे धीरे ये सारी चीजें विकसित होने लगी। तब मनुष्य अपनी सुरक्षा के लिए चिंतित होने लगा, और सुरक्षा के लिए जब चिंतित होने लगा तो सारी चीजें बनाना शुरू की। तो ये धीरे धीरे एक क्रमबद्ध विकास का परिणाम है। जो आज हम लोग जो समाज देख रहे हैं ये अचानक नहीं आया है, एक लंबे समय के बाद क्रमबद्ध विकास का परिणाम आज का समाज है। लेकिन इतिहास के माध्यम से हमको यही जानने को मिलता है कि जो आज समाज दिखाई दे रहा है, जो आज का विश्व दिखाई दे रहा है, वो कैसे आया। समझ में आ रही बात? उनका उद्विकास कैसे हुआ है, कैसे धीरे धीरे जो कि सभ्यताएं आगे बढ़ी है, और कैसे हम आज इस रूप में आए। समझ में आ रही बात? तो आज तो ठीक है कि आज हमारे पास लिपि विकसित हो चुकी है, लेखन कला विकसित हो चुका है। आज कोई भी घटनाएं जो है कि हमको बड़ी आसानी से आ जा रहा है। आपकी जेब में मोबाइल है, पूरा इंटरनेट से आप वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। विश्व में कहीं भी कोई भी छोटी मोटी भी घटना हो रही, तुरंत आपके पास सूचना आ जा रहा है। ये सूचना क्रांति का बहुत तीव्र साधन। समझ में आ रही बात? यानी अभी तक के मानव इतिहास का एक तीव्रतम साधन, जो कहीं भी गांव गली गूचे कहीं भी बैठे हैं, तुरंत जो है कि आपके मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से सारी सूचनाएं आप तक पहुंच रही। लेकिन ये आज की अवस्था है। जिस समय हमने इंटरनेट विकसित कर लिया, जिस समय हमने लिपि विकसित कर लिया, जिस समय हमने संचार के साधन विकसित कर लिया, जिस समय हमने भाषा विकसित कर ली, प्रारंभिक मानवों के पास ये कुछ भी नहीं था। तो उनके जीवन की जो गतिविधियां थी, जो जीवन की घटनाएं थी, उसको रिकॉर्ड करके रख पाना, लिख करके रख पाना संभव था नहीं। तो उनके विषय में जो हमको जानने का आधार मिलता है वो एविडेंस, जो भौतिक साक्ष्य है उसके आधार पर देखा जाता है। तो वास्तव में इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या हैं, किस प्रकार से हम अपने आज से पहले के इतिहास में झांकेंगे, किस प्रकार से हमसे आज से पहले के इतिहास को देखेंगे, उन सारी चीजों पर हम चर्चा करें। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे वास्तव में इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है। ठीक है ना? तो ये तो सामान्य रूप से इतिहास का अर्थ क्या है समझ में आ ही गया हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इतिहास को जानने के स्रोत या इतिहास के स्रोत। देखिए वास्तव में क्या है कि जो आज समाज या सभ्यता दिखाई दे रही, ठीक है ना, जो आज का समाज या सभ्यता दिखाई दे रहा है, ये एक लंबे क्रमबद्ध घटनाओं का परिणाम है। ऐसा नहीं कि अचानक आ गया। क्लियर हो रहा है? तो जब लंबे क्रमबद्ध घटनाओं का परिणाम आज की सभ्यता है, तो जाहिर सी बात है कि जब हम इस सभ्यता की जड़ तक जाते हैं तो हम उन मानव तक जाते हैं जहां मानव एक क्रमबद्ध, जो प्राइमेट्स थे, जो बंदर प्रजाति के जीव थे, उनसे क्रमबद्ध विकसित होते होते मानव की श्रेणी में आता है। वहां से जो है कि हमारा इतिहास शुरू हो जाता है। क्लियर हो रहा है? लेकिन वहां तक की चीजों को जाने कैसे, क्योंकि वहां से लेकर आज तक का समय बहुत लंबा समय। ठीक है ना? तो पहले के मानव के पास कुछ भी नहीं, तो जब कुछ भी नहीं थे तो उनके विषय में कैसे हम जानेंगे? तो उनके विषय में हमको जानने का जो स्रोत है वो है भौतिक साक्ष्य, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रागैतिहासिक साक्ष्य। ठीक है ना? प्रागैतिहासिक साक्ष्यों के माध्यम से हम उनके विषय में जानेंगे। तो इतिहास को जो जानने के स्रोत हैं वो देखिए क्या क्या हैं। एक तो है प्रागैतिहासिक साक्ष्य। देखो प्रागैतिहासिक हम उसको कहते हैं जिस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था उस समय के साक्ष्य। इसका मतलब ये होता है कि उस समय के जो भी साक्ष्य हमारे पास आएंगे वो क्या आएंगे? अलिखित साक्ष्यों, क्योंकि लिपि विकसित हुई ही नहीं थी तो लिखेंगे कैसे? जैसे मान लो कि आज हम जो बोल रहे हैं,
आप या तो हिंदी में लिखते होंगे या अंग्रेजी में लिखते होंगे, या और भी बहुत सारी भाषाएं विकसित हो गई, उनकी लिपियां हैं। जरा सोचिए, कल्पना करिए कि ये लिपि होता ही नहीं, कोई भी लिपि नहीं होता, कैसे क लिखा जाता है, कैसे ख लिखा जाता है, ये कुछ होता ही नहीं। तो हम जो बोल रहे हैं उसको आप लिखते कैसे? लिखा पाता? नहीं लिखा पाता। कोई तो माध्यम चाहिए ना उस बात को लिखने के लिए। तो लिपि का विकास हुआ ही नहीं था, इसीलिए उस काल के इतिहास को हम प्रागैतिहासिक साक्ष्य कहते हैं। ठीक है ना, अभी इसमें आएंगे, बताएंगे क्या क्या है। उसके बाद से हम देखेंगे सिक्के, क्योंकि प्रागैतिहासिक साक्ष्यों के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण साक्ष्य आता है वो क्वाइंस आते हैं, सिक्के आते हैं। क्लियर हो रहा है? और सिक्कों के इतिहास में जब हम जाते हैं तो 5वीं सदी ईसा पूर्व से भारत में सिक्कों का प्रचलन शुरू हो जाता है। क्लियर हो रहा है? 5वीं सदी ईसा पूर्व से भारत में सिक्कों का प्रचलन शुरू हो जाता है, पहले सिक्के के साक्ष्य मिलने लगते। ठीक है ना? तो इस प्रकार से सिक्के आ जाते। उसके बाद से जो अभिलेख हैं, अभिलेख या शिलालेख जितने हैं, शिलालेख या इसी के साथ हम लोग स्तंभ लेख भी पढ़ लेंगे। अभिलेख किसको कहते हैं? मान लो किसी गुफा, पहले मनुष्य पत्थरों की गुफाओं में रहता था, वही उनका जीवन यापन करने का घर द्वार होता था। अब उसमें गुफाओं में कुछ खोद करके लिख दिया गया। ठीक है ना, जैसे आप देखिए कि जो कलिंग शासक खारवेल थे, उनके हाथी गुम्फा अभिलेख से इतिहास के विषय में बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती, तो गुफा में खोद करके लिखा गया है। तो ऐसे अभिलेखों को अभिलेख, शिलालेख, कोई पत्थर का बड़ा सा शिला है, उस पर कोई संदेश लिख दिया गया। स्तंभ लेख, पत्थरों पर लिखकर जगह जगह उसको गाड़ दिया गया, स्तंभ लेख कहलाता है। तो ये तीनों को हम देखेंगे, क्योंकि हमारे इतिहास को जानने के भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत। क्लियर हो रहा है? हमारे इतिहास को जानने के समझ में आ रही बातें? ये तो चल रहा है। तो हमारे इतिहास को जानने के जो है कि ये सारे भी स्रोत हैं, इनको भी हम लोग देखेंगे। क्लियर हो रहा है? इसके बाद देखेंगे तो जैसे साहित्य, जैसे वेद, पुराण, उपनिषद जितने भी आए, अब इन साहित्यों में हम लोग जो है वेद, पुराण, उपनिषद और अन्य जो प्राचीन रचनाएं हैं, ठीक है ना, अन्य जितनी भी प्राचीन रचनाएं हैं जो महत्वपूर्ण, जैसे महाकवि कालिदास की रचना हो गया, ठीक है ना, बाण भट्ट की रचना हो गया, कादम्बरी जो हर्षचरित की रचना हो गया, इस प्रकार से बहुत सारे जो प्राचीन, वो सारे के सारे साहित्य में आ जाएंगे प्रमुख रचनाएं। तो हमारे इतिहास को जानने के ये प्रमुख साधन हैं, इनके माध्यम से हम इतिहासों को जानते हैं। क्लियर हो रहा है? अब प्रागैतिहासिक साक्ष्य में उन सारे साक्ष्यों को हम कलेक्ट करते हैं जिस समय लिपि का विकास नहीं हुआ था। क्लियर हो रहा है? तो प्रागैतिहासिक साक्ष्य के अंतर्गत हम किस काल के साक्ष्यों को लेते हैं? जिस समय अभी लिपि का विकास कहीं हुआ ही नहीं। तो जाहिर सी बात है कि लिपि का अगर विकास नहीं हुआ है तो उस समय कहीं भी हम खोजने चलेंगे तो लिपि मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो जब लिपि नहीं मिलेगी तो हमारे साधन क्या होंगे उस समय के इतिहास को जानने का? हमारे साधन होंगे उस समय के लोगों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं। अब उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं उस समय क्या थी? तो पत्थर के औजार थे, पत्थर के उपकरण थे। समझ में आ रही बात है? गुफाएं थी। ठीक है ना? अगर कहीं साक्ष्य मिल जाता है, जैसे पशुपालन के साक्ष्य कहीं से मिले हैं, वो हमारे साक्ष्य हो गए। क्लियर हो रहा है? शिकार के साक्ष्य हो गए, मानव कंकाल के साक्ष्य हो गए। इनके माध्यम से जो है कि हम लोग उस समय के इतिहास को अनुमान लगा करके लिखा गया है। समझ में आ रही बात? तो ये ध्यान में रखिएगा कि लिपि से पहले का जितना इतिहास है वो अनुमान के आधार पर लिखा गया है इतिहास। कैसा इतिहास है? अनुमान के आधार। ठीक है ना?
तो अब ये जो प्रागैतिहासिक साक्ष्य आते हैं इसमें क्या क्या आता है तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। पहला चीज जो पाषाण उपकरण, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है ना। पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। जो पत्थर के हथियार थे, औजार थे, क्लियर हो रहे, कुछ नुकीले थे, कुछ बड़े थे, तो उसके आधार पर। दूसरा जो है कि कंकाल, मानव के कंकाल, कुत्ते के कंकाल बहुत सारे जगहों से मिले, तो अस्थि पंजर। इसके बाद गुफाएं, ठीक है ना। और गुफाओं में जो बने चित्र थे, जैसे आप देखिए कि भीमबेटका की गुफा, ये पाषाण कालीन गुफा है, मध्य प्रदेश भोपाल में पास। ये भारत की सबसे प्राचीन शैल चित्र का उदाहरण है। शैल चित्र का मतलब होता है, शैल का मतलब होता है पत्थर, और चित्र को आप समझते हैं। तो जो पत्थरों पर खोद करके चित्र बनाए गए हैं उनको हम शैल चित्र कहते हैं। और ये शैल चित्र जो है इतिहास को जानने का बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, आपका अपना घर है, ठीक है ना, घर है। अब आप अपने घर में, मान लीजिए नए नए घर में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप अपने घर को सजाने के लिए चित्रकारियां करते हैं। चित्र किसका बनाएंगे, चित्र किस चीज का बनाएंगे, चित्र किस चीज का बनाएंगे। जाहिर सी बात है कि आप अपने घर में चित्र उसी चीज का बनाएंगे जो समकालीन समाज में बड़े लोकप्रिय हों और आपके दृष्टिकोण से शुभ हो। समकालीन समाज में बहुत लोकप्रिय हों और आपके लिए शुभ हो, दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीजें। अब आप चित्र भूत प्रेत का तो नहीं ना बनाएंगे दीवार पर, ये बनाएंगे पूरा काले से रंग देंगे दीवार को, भूत प्रेत एकदम ऐसा लगेगा घुसते ही बेहोश हो जाएंगे लोग, ऐसा चित्र नहीं बनाएंगे। चित्र आप बनाएंगे किसका, या तो आप जिसको बहुत मानते हो देवी देवता, उसका चित्र बनाएंगे जो आपके लिए शुभ है, ठीक है ना। या फूल पत्ती का चित्र बनाएंगे, या पक्षियों का चित्र बनाएंगे, या नृत्य गायन का चित्र बनाएंगे, ठीक है ना। या हो सकता है कि आपको कोई अच्छी बाइक पसंद हो, उसका चित्र बनाएंगे, गाड़ी कार जो भी आपके जीवन में, या अच्छा बाग बगीचे वाला चित्र बनाएंगे, या तालाब झील नदी झरने पहाड़ पर्वत इसका चित्र बनाएंगे। तो तालाब झील नदी पहाड़ पर्वत का महत्व आपके जीवन में, तब तो उसको उकेर रहे हैं। अब एक पहाड़ में रहने वाले से बोलिए कि अपने घर में पहाड़ का चित्र बनाओ, तो नहीं बनाए। पहाड़ जो होता है ना, वो दूर से देखने में आकर्षक जरूर होता है, लेकिन पहाड़ बस कुछ दिन के लिए आकर्षक होता है, उसमें जीवन यापन करना सबसे दूभर काम होता है। एक तो पानी नहीं मिलता है, पानी के लिए आपको 100 मीटर 200 मीटर उतरना पड़ेगा घाटी में, फिर चढ़ना पड़ेगा। समझ में आ रही बात है। जीवन यापन करना बहुत कठिन होता है। आप हिमालय में कभी गए हो कि नहीं, नहीं गए हो ना। हिमालय में आप जा करके देखिए, उनसे पूछिए कि कैसा आप महसूस करते हो, तो वो बताते हैं हम लोगों का जीवन बहुत कठिन आसान नहीं है। लेकिन हिमालय यहाँ से देखने में कितना सुंदर लगता है। छुट्टियां काटना हो तो हम हिमालय को चुनेंगे, अब कम से कम कश्मीर का हिमालय नहीं चुनेंगे। एक कश्मीर का हिमालय चुने लोग तो ऑपरेशन सिंदूर हो गए। समझ में आ रही बात है। लेकिन उत्तराखंड के हिमालय तो शांत हैं, वहां हम जा सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम अपने घरों में चित्र बनाते हैं तो चित्रों से हमारी वर्तमान सामाजिक व्यवस्था, वर्तमान धार्मिक मान्यता, वर्तमान शुभ अशुभ, इन सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है। तो उस समय भी जो पाषाण चित्र मिले हैं, जिसको हम शैल चित्र कहते हैं, इन शैल चित्र, जैसे भीमबेटका का जो शैल चित्र मिला है जो प्रागैतिहासिक काल का मिला है, उसमें क्या है, उसमें शिकार के चित्र हैं, ठीक है ना। उसमें दो समूहों में लोगों का चित्र है जो लड़ाइयां वाला चित्र है। इसका मतलब इन सारी चित्रों से समझ में आ जा रहा है कि लोग शिकार पर जीवन जीते थे, दो दलों में लड़ाइयां भी होती थी, ठीक है ना। अब यही दलों में लड़ाइयां धीरे धीरे कबीला का रूप लेता है, यही कबीला राजतंत्र का रूप लेता है। राजवंश का विकास अचानक नहीं हुआ, कबीलाई सिस्टम से ही राजतंत्र विकसित हुआ है। समझ में आ रही बात है। तो ये हमारी प्रारंभिक चीजें जो है, इससे जो है कि हम प्रागैतिहासिक काल के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। क्लियर हो रहा है। उसके बाद से सिक्के। अब देखो मैंने बताया ना कि सिक्के बड़े महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं।
क्योंकि प्रारंभ में जो सिक्के जारी किए गए, जैसे भारत में 5वीं सदी के आसपास जो सिक्के मिलते हैं वो आहत सिक्के मिलते हैं, ठीक है ना, आहत सिक्के मिलते हैं। अब ये जो आहत सिक्के हैं, इन आहत सिक्कों से जो है कि हमको कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन सिक्के के प्रचलन के प्रारंभिक साक्ष्य भारत में। उसके बाद से आप देखेंगे कि धीरे धीरे सिक्का मिलना चालू होता है। जो विदेशी शासक आते हैं, विशेष करके मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे तो मौर्योत्तर काल में जो है कि हिंद यवन आए, यानी ग्रीक या हिंद यवन जिनको बोलते हैं, ठीक है ना, फिर शक आते हैं, फिर कुषाण आते हैं, फिर पार्थियन या पहलव आते हैं। तो ये जितने भी 4 विदेशी शासक आए, ये विदेशी शासक जब आए तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर के आए, क्योंकि यूनान में उस समय लिपि का विकास हो गया था। तो भारत में लेख युक्त सबसे सुंदर सिक्का, देखो भारत का सबसे प्राचीनतम सिक्का जो है, प्राचीनतम सिक्का जो है ये आहत सिक्का, इसको आहत सिक्का कहा जाता है, या इसे हम पंचमार्क सिक्का कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है कि भारत के सबसे प्राचीनतम सिक्के कौन है, यही, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे तो जो ग्रीक आते हैं, हिंद यवन आते हैं, वो भारत में स्थायी रूप से सिक्का चलाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए थे वो हिंद यवनों ने चलाए थे। क्लियर हो रहा है। तो सबसे पुराना सिक्का आहत सिक्का है। भारत में सबसे पहले जो सोने के सिक्के चलाए वो कौन चलाए, हिंद यवन शासकों ने चलाए। हिंद यवन इसलिए कहा जाता था वो थे ग्रीक के, यूनान के, यूरोप के, लेकिन भारत में जब आए तो हिंद यवन अपने आप को कहने लगे। क्लियर हो रहा है। और जो हमारा सिंध और पश्चिमोत्तर का क्षेत्र था उनके अधीन था। तो ये जितने भी सिक्के से जुड़े हुए महत्वपूर्ण चीजें हैं मैं यहाँ नोट कर रहा हूं, जो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर हो रहा है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे प्राचीन सिक्का कौन सा है, तो क्या बताएंगे, भारत का सबसे प्राचीन सिक्का पंचमार्क के आहत सिक्के। क्लियर हो रहा है। इसके बाद से अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यवन शासकों ने चलाए थे, यवन या इन्हें हिंद यवन भी कहा जाता है। क्लियर है। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, हिंद यवन या यवन शासकों ने। क्लियर हो रहा है। ये सारी चीजें एकदम दिमाग में बैठाते चलिए, ठीक है ना, नोट भी करते चलो साथ साथ। क्लियर हो रहा है। आगे बढ़े। नोट कर लो पहले, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट हो गए। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के यवन या हिंद यवन शासकों ने चला। क्लियर हो रहा है। यवन या हिंद यवन शासकों ने चला। नोट कर लिए। अब चलो मैं पेज चेंज कर रहा हूं, फिर इसमें आऊंगा तो हम लोग देखते हैं, ठीक है। नोट हो गया। दूसरी चीज समझ, क्या आपने ये देखा कि सबसे पुराना सिक्का पंचमार्क सिक्का जो सबसे पहले चला, उसके बाद से सोने का पहला सिक्का कब चला, हिंद यवन शासकों ने चलाए। ये सब आगे इतिहास में मैं पढ़ाऊंगा ही, ठीक है ना, लेकिन चूंकि इतिहास को जानने के स्रोत की हम चर्चा कर रहे हैं, इसलिए सारी चीजों को देखना। इसके बाद अगर देखा जाए, अब देखो ये हिंद यवन शासक जो सोने के सिक्के चलाए थे ना, ये इतना महत्वपूर्ण सोना का सिक्का था कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार, ये लेख युक्त भी था, इससे बहुत सारी चीजों की जानकारियां मिलती। क्लियर हो रहा है। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए, भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने चलाए थे। उनके सोने के सिक्के में सोने की प्योरिटी बहुत ज्यादा होती थी।
एकदम शुद्ध, मिलावट को एकदम बैन करते थे, ठीक है। तो कुषाण शासकों ने चलाए थे, ठीक है ना। सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का अगर क्वेश्चन आता है कि किसने चलवाए, तो क्या बताएंगे, कुषाणों ने चलवाए। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलवाए थे, अधिक क्वांटिटी में, शुद्धता कम थी लेकिन मात्रा ज्यादा थी। सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने चलवाए थे, ठीक है ना। और सबसे अधिक मात्रा में शीशे के सिक्के जो है सातवाहन शासकों ने चलाए थे। क्लियर हो रहा है। शीशे का भी एक समय सिक्का था, गिर गया तो टूट गया, गया सिक्का आपका, समझ रहे हो। तो शीशे के सबसे अधिक मात्रा में अगर किसी शासकों ने सिक्के चलवाए तो किसने चलवाए, सातवाहन शासकों। तो सर्वाधिक मात्रा में शीशे के सिक्के सातवाहन शासकों ने चलाए। क्लियर हो रहा है। अब देखिए इन सिक्कों से इतिहास से बहुत सारी जानकारियां मिलती, समझ में आ रही बात। अब देखो ये जो सिक्के हैं, जैसे अगर हम सिक्कों का अध्ययन करते हैं तो सिक्कों सिक्कों के अध्ययन को जो है न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है तो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, ठीक है ना। तो सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है, और इन सिक्कों से भी इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। अगर हम देखते हैं तो जैसे सातवाहन शासक जो थे, तो सातवाहन शासक में आप देखेंगे कि जो सातकर्णी प्रथम का सिक्का था उसमें पहली बार जो है कि पतवार से चलने वाले जहाज का चित्र मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये शासक जो है कि नौसेना शक्ति भी अपनी मजबूत बनाए थे। क्लियर हो रहा है। इसी प्रकार से गुप्त शासकों में आप जा करके देखेंगे तो विशेष करके समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं, उस समुद्रगुप्त के सिक्कों से ये पता चलता है, क्योंकि वो 6 प्रकार का सिक्का जारी करवाए थे, समझ में आ रही बात है। और 6 प्रकार के सिक्के पर अलग अलग उसके चित्र थे। धनुधारी प्रकार का सिक्का जिसमें धनुष चलाते हुए दिखाया गया है, व्याघ्रहंता प्रकार का सिक्का जिसमें बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है, ठीक है ना। अश्वमेघ पराक्रम प्रकार का सिक्का जिसमें अश्वमेघ करता हुआ दिखाया गया है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि वीणा वादन प्रकार का सिक्का जिसमें वीणा बजाता हुआ दिखाया गया है। तो उसके सिक्कों से ही ये पता चलता है कि एक कुशल योद्धा भी था, कुशल सेनानायक भी था, और एक कुशल वीणा वादक भी था। समझ में आ रही बात है। तो ये सारे सिक्कों से हमको इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। तो इसीलिए सिक्के जो है हमारे इतिहास को जानने के एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। क्लियर हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं, इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए सातवाहनों के सिक्कों से ही उनकी नौसेना शक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। क्लियर हो रहा है। दूसरी विशेषता क्या है कि जैसे समुद्रगुप्त के विषय में बहुत सारी जानकारियां हमको सिक्कों से प्राप्त होती, समुद्रगुप्त के विषय में जो जानकारी मिलती है, अब जैसे देखिए उसके जो सिक्के थे, जैसे व्याघ्रहंता प्रकार का सिक्का, इससे ये जानकारी मिलता है कि वो बाघ का भी शिकार करता था, ठीक है ना। धनुर्धारी प्रकार का सिक्का, अश्वमेघ पराक्रम प्रकार का सिक्का, अश्वमेघ पराक्रम का मतलब ये होता है, देखो वास्तव में जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में हम देखें कि कई बार अश्वमेघ अश्वमेघ यज्ञ का पहला बार प्रमाण हमको उत्तर वैदिक काल में शुरू हो जाता है मिलना। क्लियर हो रहा है
क्योंकि उत्तर वैदिक काल में यज्ञों के प्रकार काफी बदल गए थे, ठीक है ना। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे तो अश्वमेध प्रकार का यज्ञ होता था, वाजपेयी प्रकार का यज्ञ होता था, ठीक है ना, राजसूय यज्ञ होता था, सौत्रामणि यज्ञ होता था। ये सब यज्ञों के प्रकार थे और सभी यज्ञों का महत्व अलग अलग। ये जो अश्वमेध यज्ञ होता था, इसमें आप रामायण तो देखे होंगे ना, राम भी अश्वमेध यज्ञ कराए थे और उन्होंने अपना घोड़ा छोड़ दिया था। और वो घोड़ा को पकड़ा कौन था? लव कुश। जब लव कुश पकड़े तो क्या स्थिति पैदा हुई? युद्ध की स्थिति पैदा हुई। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ का नियम ये होता था कि यज्ञ के बाद जो घोड़ा छोड़ दिया जाता था, वो घोड़ा जहां तक जाता था वो राजा का क्षेत्र मान लिया जाता था, और घोड़े को जो पकड़ता था उसका राजा से युद्ध होता था। युद्ध में अगर हार गया राजा तो खत्म कहानी, जीत गया तो फिर घोड़ा आगे बढ़ेगा। और राम ने भी अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो राम ने जो घोड़ा छोड़ा था उस घोड़े का नाम क्या था, जिसको लव कुश ने पकड़ा था? और चूंकि राम के जितने भी दूत थे, दल सेना में थे, सब जा रहे थे और लव कुश सभी को धाराशायी कर दे रहे थे। लव कुश सभी को क्या कर दे रहे थे? धाराशायी कर दे रहे। फिर बाद में जो है कि हनुमान जी तो दूरदृष्टिता वाले थे, उनको एक बात तो समझ में आ गया कि कोई साधारण बालक नहीं है, एक से एक सूरवीर जो लंका को जीत के आए, ये सामान्य से जंगलों में दो बालक कौन है जो गिरा रहे हैं मार करके सारी सेनाओं। तो जब हनुमान जी जा रहे हैं तो उनको बात समझ में आ जाता है कि कोई और नहीं, ये तो राम के ही पुत्र, ठीक है। तो फिर राम जाते हैं, फिर सारी मैटर समझ में आता है। तो जो राम ने घोड़ा छोड़ा था अश्वमेध यज्ञ करके, उसका नाम था श्याम कर्ण, ये ध्यान रखें। श्याम कर्ण उस घोड़े का नाम था, उसी घोड़े को लव कुश पकड़े थे। समझ में आ रही बात? तो युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है, कि भारत में प्रचलन में आता है। और जितने भी राजा पराक्रमी थे, ये विशेष करके उत्तर वैदिक काल से जो है कि राजाओं के मध्य अश्वमेध यज्ञ कराने की परंपरा शुरू होती, ठीक है। और आप देखेंगे कि जो धीरे धीरे जो है कि शुंग वंशों ने भी, अब शुंग वंश में आप देखेंगे कि महर्षि पतंजलि ने शुंगों का, पुष्यमित्र शुंग का 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। समझ में आ रही है? तो ये सब चीजें आगे मिलेगा, ठीक है ना। बस यहाँ पर चूंकि इतिहास को जानने का स्रोत हम जान रहे हैं, इसलिए मैं एक हिंट के रूप में लिख रहा हूँ। ये सारी चीजें हमको आगे इतिहास में पढ़नी ही पढ़नी। क्लियर हो रहा है? तो अश्वमेध पराक्रम प्रकार के सिक्के, वीणा वादन प्रकार के सिक्के, तो ये सारे के सारी चीजें जो है कि हमको सिक्कों से ही जानकारी मिलती है कि कौन किस प्रकार का विचार रखता था, कौन सा योद्धा किस प्रकार का था। समझ में आएगी बात? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है। अब देखो, इसके बाद से अभिलेखों को देखना है, अभिलेख, शिलालेख या स्तंभ लेख, ठीक है। तो देखिए, अगर हम अभिलेखों की बात करते हैं तो वास्तव में भारत के विषय में जानकारी देने वाला सबसे जो प्राचीन अभिलेख है वो है बोगाज कोई अभिलेख। लेकिन बोगाज कोई अभिलेख भारत से नहीं मिला। कहां से मिला? ईरान से मिला, ठीक है ना, जो आज ईरान लड़ रहा, इस्लामिक देश बन गया है। और ये भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है, जिसमें इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इन सारे देवताओं का उल्लेख मिलता। तो भाई इंद्र, वरुण, ये सब देवता भारत के हैं ना। और अगर ईरान में मिलता है और ईरान के लोग भी अगर मान लो कि अगर वहां मिलता है, मैं मानता हूं अभिलेख वहीं का है, तो इसका मतलब वहां भी उसी धर्म को मानने वाले थे जो यहाँ। क्योंकि वैदिक काल का जब हम अध्ययन करते हैं तो ऋग्वेद में भी, समकालीन ऋग्वेद में भी जो है कि इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, इन सारी देवताओं का नाम मिलता है।
और समकालीन समय में जो अभिलेख हमको ईरान से मिलता है उसमें भी इंद्रमित्र नासत्य वरुण का उल्लेख मिलता। तो ये कैसे संभव हो सकता है? इसके दो आधार हैं। या तो दोनों जगह जो लोग थे वो एक ही धर्म को मानने वाले थे, या फिर उसी धर्म को मानने वाले लोग यहाँ आए जिन्होंने वैदिक सभ्यता की रचना। क्लियर हो रहा है? तो ये दो ही स्रोत हो सकते हैं। अगर दोनों जगह के लोग एक ही धर्म को मानने वाले थे तो भी हम कहेंगे कि भारत का विस्तार वहां तक रहा होगा। क्लियर हो रहा है? क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इस बात की हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है कि जहां जहां एक रूपता देखने को मिलती है उसमें कोई ना कोई कनेक्शन जरूर होता है। समझ में आ रही बात? इसीलिए आज भी, ठीक है, ईरान आज इस्लामिक राष्ट्र जरूर बन गया है, लेकिन इसी इतिहास के आधार पर ईरान और भारत में एक गर्भित मित्रता भी है जो तेल गैस के माध्यम से सहयोग करता है, और भारत भी ईरान के प्रति एक सपोर्टिव नेचर रखता है। हालांकि विश्व राजनीति जो है वो अलग होती है, वो तात्कालिक और भविष्य की दोनों चीजों को देख करके लोग निर्णय लेते हैं, देश अपना निर्णय लेता है और देश हमेशा पहले अपने हितों को प्रायोरिटी देता है। लेकिन इन सारी चीजों में इन जो अभिलेख हैं, साक्ष्य, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। क्लियर हो रहा है? तो अगर हम अभिलेख की बात करते हैं तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम अभिलेख है वो बोगाज कोई माना जाता है, लेकिन बोगाज कोई भारत से नहीं मिला है। कहां से मिला है? ईरान से मिला है। ठीक है ना? तो सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य जो है बोगज कोई है। क्लियर हो रहा है? और ये कहां से मिला है? तो ईरान से मिला है। क्लियर हो रहा है? और इस अभिलेख में जो है कि आप देखेंगे कि इंद्र, मित्र, नासत्य, वरुण, इन सारे देवताओं का उल्लेख मिलता है। और सेम इन्हीं देवताओं का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में है। तो कोई ना कोई तो संबंध तो जुड़ रहा है ना? जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? ठीक है। तो इन सारे देवताओं का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में भी है, और इन सारे देवताओं का उल्लेख जो ईरान के बोगज कोई अभिलेख में मिलता है। इसीलिए भारत के संदर्भ में सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य इसको माना जाता है। ठीक है। उसके बाद से शिलालेख अभिलेखों की परंपरा भी हम ग्रहण करते हैं। कहां से? ईरान से। क्योंकि भारत में सबसे पहले शिलालेख जारी करने का श्रेय अशोक को जाता है। किसको जाता है? अशोक। अशोक भारत का पहला शासक है जो शिलालेखों के माध्यम से अपने आदेश, निर्देश, संदेश सब भेजता है। क्लियर हो रहा है? लेकिन अशोक ने भी शिलालेखों के प्रचलन की जो परंपरा सीखा था वो ईरानी शासकों से ही सीखा था। क्योंकि भारत पर 550 ईसा पूर्व में सबसे पहले ईरान के हकमनी वंश ने आक्रमण किया था। पहला विदेशी आक्रमणकारी ईरान ही था। जो 550 ईसा पूर्व में हकमनी वंश के शासकों ने आक्रमण किया था, और सिंध का जो क्षेत्र था वो उनके अधीन रहा। लगभग 200 सालों तक उनके अधीन बना रहा। समझ में आ रही बात? और वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में आप देखेंगे कि ईरानी शासकों ने, ठीक है ना, ईरानी शासकों ने इस अभिलेखों के माध्यम से अपने आदेश का प्रचार प्रसार करवाया। फिर बाद में सिकंदर के आक्रमण तक उनके अधीन रहा। फिर सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करता है और वो क्षेत्र फिर सिकंदर के अधीन आ जाता है। समझ में आ रही बातें? और फिर सिकंदर तो 19 महीने ही भारत में रहा था। जब यहां से वो लौटा तो अपने उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को देकर के क्षेत्र चला जाता। और फिर इधर जो है कि मौर्य वंश की नींव पड़ती है, और चंद्रगुप्त मौर्य फिर सेल्यूकस निकेटर को हराता है, वो क्षेत्र अपने अधीन करता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला ऐसा शासक था जो सारे विदेशी आक्रमणों का बदला लेते हुए भारत की सीमा यूनान तक टच करा दिया था। इसलिए पहली बार भारत में राजनीतिक एकता चंद्रगुप्त मौर्य ने ही स्थापित की। ये भी क्वेश्चन पूछता। समझ में आ रही बात है? तो ये सारी चीजें हमारे इतिहास का पार्ट है, लेकिन इसको समझना। तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख बोगज कोई है। भारत में शिलालेखों के माध्यम से अपने नीतियों या अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करने की श्रृंखला कौन शुरू करता है? अशोक। तो भारत में शिलालेखों के माध्यम से
प्रचार प्रसार करने की परंपरा सर्वप्रथम अशोक ने प्रारंभ की। सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? अशोक ने प्रारंभ। क्लियर हो रहा है? और अशोक ये परंपरा कहां से ग्रहण किया था? तो ईरानी शासक डेरियस प्रथम से, उसका नाम डेरियस प्रथम या दारा प्रथम था, उसी से ये परंपरा ग्रहण किया। ठीक है ना? तो अशोक यह परंपरा ईरानी शासक डेरियस या दारा प्रथम से ग्रहण किया था। क्लियर है? तो देखिए सीधे सीधे जो क्वेश्चन आते हैं मैं उन सारे पॉइंट्स को हिट करते चल रहा हूं। ठीक है ना? समझ में आएगी बातें? तो अगर आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य क्या है, तो बोगज को ही बताना है। आपसे पूछेगा कि भारत में शिलालेखों के प्रचलन की परंपरा किसने शुरू की, तो अशोक ने की। आपसे पूछेगा कि भारत में शिलालेखों की परंपरा की शुरुआत कहाँ से होती है, तो ईरान से ही ग्रहण किया जाता है। क्लियर हो रहा है? उसके बाद तो शिलालेख की बाढ़ सी आ जाती। समझ में आ रही बात? तो जब अशोक को पढ़ेंगे तो उसके 14 बृहद शिलालेखों को पढ़ेंगे, उससे संदेशों को पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है? अब इसके बाद से जो है कि अगर नोट कर लिए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग को आगे डिटेल्स में पढ़ना ही है। ठीक है ना? इसीलिए इनको मैं संकेत मात्र लेके चल रहा हूं, बाकी आगे इन सभी के विषय में हम डिटेलिंग करेंगे। ठीक है ना? तो नोट कर लिए कि नहीं कर लिए? हो गए? ठीक है। अब साहित्यिक स्रोत की अगर बात किया जाए तो वेद पुराण उपनिषद हैं, इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो बस उसमें उतना ही हिंट कर लेना है, क्योंकि ये सारी चीजें हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? लिख लिए? लिख ली तुम लोग? लिख लो, घबराने की जरूरत नहीं। 1 मिनट 2 मिनट जितना भी लगे, 1-2 मिनट के लिए हम लोग। क्लियर हो गया? अब देखिए ये जो साहित्यिक स्रोत है ना, इसमें बस यही चीज नोट कर लीजिए। ठीक है ना? क्योंकि ये सारी चीजें हम आगे डिटेल्स पढ़ेंगे। वेद में चारों वेद पढ़ेंगे, पुराण में 108 पुराण है, लेकिन 108 पुराण नहीं पढ़ना है, 9 ही पुराण महत्वपूर्ण है, उसको बता देंगे। उपनिषदों को बता देंगे। ठीक है ना? रचनाएं जितनी भी प्राचीन है उन सारी चीजों को हम आगे डिटेल्स देखेंगे। तो कुल मिलाकर के जो हमारे इतिहास को जानने के स्रोत हैं वो समझ में आए कि नहीं आया? आ गया ना? क्योंकि ये सारी चीजें डिटेल्स में आगे मिलनी है, इसलिए यहाँ बस आप एक बार इसको एक प्रकार से समझ लो कि आगे का रास्ता है, इसी रास्ते पर हम आगे बढ़ने वाले। तो समझ में आ गया? तो आज यहीं तक रहने दे। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत होगा XYZ खुल के पूछिएगा, क्योंकि मेरी क्लास में प्रश्न पूछने की खूब आज़ादी होती है।